जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास रचने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राकेश मिश्रा बघेली केमिस्ट्री। आज मैं आपके लिए 2022 प्री बोर्ड इंग्लिश का पेपर सोल्यूशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा कोशिश की गई है कोई भी गलती ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती रहती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, अब हम पैसेज अगर इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए सीधे हम लोग इसके आंसर्स में चलते हैं ना, आंसर में चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्परर जो था वो क्यों अपसेट हो जाता था ओल्ड मैन को देख के। सबसे नंबर वन क्या है ऑप्शन में, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इट reminded him that he had color his hair, है ना। it reminded him that he might fall in, it reminded him of his grandfather। तो उसको क्या याद आ जाता था। मुझे यहाँ मेनली क्या क्या है पैसेज में बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो एक एम्परर था, एक तो क्या होने से डरता था, वो वृद्ध होने से। ओल्ड मैन को देखता था तो वो भी सोचता था कि मैं वृद्ध होऊंगा, और इस वजह से वो उसको वो फियर मतलब डरता था। तो इसका पहला क्या हो जाएगा आंसर, ये नंबर 1 है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। पीपल ने गोल्डन पिक्चर को कहाँ देखा, तो इसका हो जाएगा इन अ लेक नियर बाय। इसका क्या हो जाएगा, इन अ लेक नियर बाय। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 3, द एम्परर ऑर्डर्स वेयर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, ओल्ड मैन शुड लिव हिज लैंड, चिल्ड्रन शुड लिव हिज लैंड। तो इसका मतलब हुआ कि एम्परर ने क्या ऑर्डर दिया था, तो ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, मतलब ओल्ड मैन जो हैं वो रह सकते हैं, लिव है ना रहना, इसका मतलब हो जाएगा यंग मैन शुड स्टे इन हिज लैंड, जो यंग मैन है वो रह सकते हैं। ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, ओल्ड मैन जो लीव मतलब यहाँ इस लीव का मतलब क्या होगा, इस लीव का मतलब छोड़ देना, मतलब वहां से चले जाना, है ना। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, है ना। उसने ये ऑर्डर दिया था कि वो छोड़ के यहाँ से चले जाए, है ना, मेरे साम्राज्य से चले जाए। वो जो राजा था, जो उसका एरिया था, मतलब उससे बाहर चले जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट द ब्रिंग टू पिक्चर गेट, है ना। अ हैंडफुल ऑफ एयर, द पिक्चर हैंडल, अ हैंडफुल ऑफ वाटर, नथिंग आर। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अ हैंडफुल वाटर, है ना। इसका आंसर आप ये कर लीजिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, द एम्परर फियर्ड। एम्परर क्यों फियर्ड था, क्यों डरा हुआ था, वो गेटिंग ओल्ड, ओल्ड होने से मतलब वृद्ध होने से डर रहा था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये। इसको भी अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा, और इसको एन ओल्ड मैन शुड लिव इन लैंड। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, है ना। इसमें भी पैसेज को पढ़ना है और आंसर करना है। तो हम इसके देख लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल्स ऑयल इज, देखो इसमें जो व्हेल, सी वीड्स, फिश, प्लांट, ये तो सभी हैं सोर्स, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, मेन सोर्स इसका व्हेल हो जाएगा, है ना। और द वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज, वेजिटेबल ऑयल मेनली कहाँ यूज होती है, तो कुकिंग, मेकिंग परफ्यूम्स, मेकिंग सोप, मेकिंग लुब्रिकेंट्स, इन सब में होती है ना, लेकिन मेनली यूज करोगे तो कुकिंग कर दोगे, है ना। फिर द डेड ऑफ फिश सीड्स नर्सिंग ऑयल, स्टमक, आइस, लीवर, हेड, इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, द थिक प्रोटेक्टिव ओवरिंग ऑफ फैट ऑन वाइल इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम ब्लबर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ब्लबर। फिर लिखा है, द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्शन, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। ठीक। प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म हो जाएगा प्रोटेक्शन। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो है नोट्स और समरी या पैसेज टाइटल आप लोग खुद से कर लीजिएगा, एप्लीकेशन भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं। फिर है राइट एंड ऐसे, ये भी आप लोग खुद से करेंगे। इसके अलावा अब हम चलते हैं, ये जो मेन पोर्शन हमारा आ गया ग्रामेटिकल पोर्शन, है ना, इसको हम लोग करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ही इज आवर लेट, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इसको 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 आवर पढ़ेंगे ना, आवर।
एक मिनट, इसको मैं ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ। इसको हम पढ़ेंगे अवर ना। मैंने आपको बताया था, जो पढ़े हुए हैं मुझसे, कि ए एन द, ए का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर का। ए एन का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, है ना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो अवर जो है, 1 आवर 2 आवर, इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब ए एन में से एक आएगा। इसके अलावा मैंने आपसे बताया था, अगर हमारा उच्चारण आ से आह तक में होगा, आ से आह तक, तो ये क्या कहलाते हैं, स्वर। क्या कहलाते हैं, स्वर। इनके पर क्या यूज होगा यहाँ पे, एन का। क्या यूज होगा, एन का। अगर हमारा साउंड कैसा निकल रहा है, आवर, आ से निकल रहा है ना, मतलब आ से आह के बीच में आ गया, तो यहाँ क्या यूज होगा, एन का। किसका यूज होगा, एन का। ठीक। अगर मान लीजिए इसका का से जहाँ तक में होता, तो किसका यूज, क्या उच्चारण होता, व्यंजन का, है ना, व्यंजन कहलाता। तो वहां पे किसका यूज करते हैं हम, एन, ए का यूज करते, सॉरी, ए का यूज करते हैं ना। अगर व्यंजन हमारा का से जहाँ तक में होता, तो हम किसका यूज करते, ए का। फिर ये व्यंजन कहलाता। फिर हिज अंकल डीड कैंसर। इसमें देखो, डीड के साथ मैं आपको आज डीड वाली वर्ब क्लियर करवा देता हूँ। डीड के साथ कब कैसे क्या लगता है, अगर मान लीजिए कभी कोई पूछता है, ताकि आपसे बनता भी रहे, है ना। डीड के साथ देखिए, डाई वर्ब हो गई, तो डाई के साथ ऑफ कब कब आएगा, डाई के साथ ऑफ आता है जब क्या रहे रीजन में, जैसे डिजीज रहे, क्या रहे, डिजीज रहे, है ना। अगर डिजीज है तो वहां पे क्या आएगा, क्या आएगा, वहां पे ऑफ आएगा। जैसे कि क्या हो गया, कैंसर हो गया, है ना, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, या फिर मलेरिया हो गया, है ना, या फिर मलेरिया हो गया। तो इनके साथ किसका यूज करते हैं हम, डाई का, डाई ऑफ का। किसका यूज करेंगे, डाई ऑफ का। फिर अगर डाई फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, कब करेंगे, डाई फ्रॉम, जब रीजन क्या हो, जब रीजन जैसे हंगर, थ्रस्ट, हार्ट अटैक, क्या हो, हंगर, हंगर, थ्रस्ट, हंगर मीन्स भूख, थ्रस्ट मीन्स प्यास, है ना, थ्रस्ट, और क्या, हंगर, थ्रस्ट। इसके अलावा हार्ट अटैक, पल्स ब्लॉकेज, यहाँ अगर ये आ जाएगा, ये बीमारियां रहेंगी, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे, डाई फ्रॉम का। किसका यूज करेंगे, डाई फ्रॉम का। और डाई इन कब करते हैं, डाई इन का यूज करते हैं, एक फ्रेज होता है डाई इन हार्नेस। क्या होता है, डाई इन हार्नेस, HARNESS है। डाई इन हार्नेस मतलब होता है, क्या होता है डाई इन हार्नेस मतलब, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है डाई ड्यूरिंग द सर्विस। जिसका मतलब क्या होता है, डाई ड्यूरिंग द सर्विस। ठीक। इसके अलावा कहाँ पे, या फिर डाई वाइल वर्किंग बोल सकते हैं। और फिर डाई इन के बाद क्या आता है, डाई इन के बाद डाई फॉर कब लिख सकते हैं हम, डाई फॉर लिख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं लेकिन आपको नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डाई फॉर लिख सकते हो आप कब, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती निभाती कोई मरे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती निभाती मतलब, यहाँ पे लिख लो, RESPONSIBILITY, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती निभाती जब कोई मरे, वहाँ किसका यूज करोगे, डाई फॉर का। जैसे कि डाई फॉर द नेशन, जैसे कि क्या, डाई फॉर द नेशन, तो वहां पे किसका यूज करोगे, फॉर का, है ना। और ये भी बोल सकते हो डीड फॉर हिज गर्लफ्रेंड। अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, डीड फॉर हिज गर्लफ्रेंड। मतलब वहां पे भी फॉर का यूज हुआ, है ना। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते अगर कोई मर रहा है, तो वहां पे किसका यूज करोगे, फॉर का। डाई ऑफ कब, जब कैंसर, मलेरिया, ब्लड कैंसर, डिजीजेस से मौत हो, है ना, इन बीमारियों से, तो वहां पे डाई ऑफ का लिखोगे। और डाई फ्रॉम, जब किसी की मौत हंगर से हो, मतलब भूख से, थ्रस्ट से, प्यास से, पल्स ब्लॉकेज ऐसे हो, तो वहां पे किसका यूज करोगे, डाई फ्रॉम का, है ना। और डाई इन का, डाई इन हार्नेस जैसे हो गया, जब कोई, डाई इन हार्नेस, डायल वाइल वर्किंग, या कोई काम करते करते, डायल वाइल सर्विस, मतलब काम करते करते सर्विस में रह के मारे, उसको क्या बोलते हैं, डाई इन हार्नेस। और डाई फॉर हो गया, डाई फॉर जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती निभाती मरे, जैसे कि डाई फॉर द नेशन। इसके अलावा डाई विथ का मतलब जब कोई साथ में मरे, ही डिड विथ हिज गर्लफ्रेंड, है ना, ही डिड साथ में मरना, तो डाई विथ बोल दोगे, है ना, डिड, ही डिड विथ हिज गर्लफ्रेंड, या जिसके साथ भी, हिज वाइफ, जिसके साथ भी मर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई विथ। ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे मुझसे बोलता है हिज अंकल डीड डेड डैश कैंसर, कैंसर बीमारी से, तो कैंसर के लिए क्या होगा, डेड,
ऑफ, क्या होगा यहाँ पे ऑफ, क्या आएगा ऑफ। ठीक, कोई कुछ भी बोले इसका आंसर यही। मान लीजिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो काफ़ी सारी चीज़ें डाले हुए हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ग्रामेटिकल में तो लगभग 101% क्लियर है ना। उसमें गलती की ना के बराबर संभावना है, पैसेज में भी ना के बराबर ही संभावना है। ज़्यादातर चीज़ें सही, ज़्यादातर क्या 99 100% चीज़ें सही कह सकते हैं। कुछ ह्यूमन एरर की वजह से हो जाए तो अलग बात है, लेकिन नहीं ही होंगी। संभावना यही है, गलतियां ना के बराबर हैं। ठीक, तो अब आपसे डाई की बन जाएगा यूज करते। मान लीजिए कहीं आता है डाई फ्रॉम कहाँ यूज करना है, डाई ऑफ कहाँ यूज करना है ना, तो इसको आप कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको मिटा दें। देखिए, फिर तो आप लोग जान गए पहले का आंसर क्या हो जाएगा। पहले का आंसर एन हो जाएगा, है ना। पहले का आंसर एन हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का आंसर ऑफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि कैंसर है। और फिर अगले की तरफ करते हैं, ही वांट टू डेट एस एन इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ही वांट टू, ये वांट वर्ब हो गई, है ना, वांट वर्ब है, ये टू प्लस इन्फिनिटिव, ये भी कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना। तो टू के बाद V1 वर्ब आती है, कौन सी आती है V1। तो यहाँ पे क्या आएगा बिकम, ये यहाँ पे शायद थोड़ा एरर होगा क्वेश्चन में, BECOME, ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर, है ना, BECOME हो जाएगा, ही वांट टू बिकम एन इंजीनियर। फिर अगला क्वेश्चन है वी डेट डेस वियर इन मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो इसका हो जाएगा वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ठीक, फिर लिखा हुआ है ही इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, दैट इज, वो ऑफिस नहीं जा रहा है। क्यों, यहाँ से क्या निकलता है, क्यों, है ना, क्यों, क्योंकि वह बीमार है, बिकॉज ही इज इल। फिर अगला क्वेश्चन है नंबर 6, देयर इज नॉट अ डेस वाटर इन द पूल। तो देखिए, वैसे तो अगर मान लीजिए क्या लिखा है, अगर वाटर है तो उसके साथ किसका यूज करते हैं हम, सम का, है ना। सम अनकाउंटेबल के लिए सम का यूज किया जाता है, एनी का भी यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करते हैं ना। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंस हमारा निकल रहा है तो किसका यूज करेंगे, सम का। अगर निगेटिव सेंस निकल रहा है तो किसका यूज करेंगे हम, एनी का, है ना। टोटल का एनी का भी यूज, एनी का मतलब आल भी होता है, लेकिन ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। अभी देखिए देयर इज नॉट, नॉट लिखा है ना, मतलब निगेटिव सेंस है, निगेटिव है तो क्या होगा, होगा एनी। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, यहाँ पे एनी सम नहीं आएगा, है ना। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। क्यों, अगर मान लीजिए कहीं भी नॉट लिखा है और सम और एनी में से आपको चूज करना है तो आप किसका यूज करेंगे वहाँ पे, एनी का। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ लिखा हुआ है रवि इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम। रवि जो है बहुत होशियार है, ही कैन पास दिस एग्जाम। इसमें लिखा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट के यूज करके हमें कंबाइन करना है। तो आप क्या लिखेंगे, रवि इज, वेरी की जगह क्या लिख देंगे, सो, रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम। क्या कर देंगे, रवि इज सो, अब लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, मैं बता दिया आपको, रवि इज सो इंटेलिजेंट, वेरी नहीं आएगा, है ना, वेरी हट जाएगा, लिख देंगे आप रवि, मैं लिखे देता हूँ, हो गया। नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा रवि इज सो इंटेलिजेंट, है ना, सो इंटेलिजेंट दैट, यहाँ पे ही दैट लग जाएगा और ये फुल स्टॉप हट जाएगा, दैट ही कैन पास दिस एग्जाम, दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ना। तो आप इसको लिख देंगे रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास, यहाँ पे दैट आ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज। क्या है, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉय, इसमें हमको क्या करना है, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, टॉयज, ये
अभी किस टेंस में है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ना, आर और फिर वी वन प्लस आई है, तो इसमें किस में चेंज होगा, आर मतलब इस क्या हो जाएगा, बीइंग वर्ब जुड़ जाएगी ना, बीइंग ट्वाइस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ट्वाइस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर अगला क्या है, अगला है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। अगर तुम तेज दौड़ते हो, है ना, यू कैन कैच द बस, तुम बस को पा जाओगे। ठीक, तो यहाँ पे अनलेस इफ का यूज करना है। मैंने आपको बताया है कि इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब यदि, इफ का मतलब क्या होता है यदि, अनलेस का मतलब क्या होता है यदि नहीं, अनलेस का मतलब क्या होता है यदि नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इफ यू रन फास्ट, इफ की जगह हमें किसका यूज करना है, अनलेस का। अगर तुम तेज दौड़ते हो, है ना, इफ यू रन फास्ट, तो यहाँ पे अगर तुम आप लिख देंगे अनलेस यू रन फास्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनलेस यू रन फास्ट, या फिर एस टी लिखा हुआ है ये, अनलेस यू रन फास्ट। तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, अनलेस यू रन फास्ट का इसका मतलब हो गया अगर तुम तेज नहीं दौड़ते हो। तो यहाँ पे क्या था, इफ यू रन फास्ट में अगर तुम तेज दौड़ते हो, है ना, यहाँ पे हो गया अनलेस यू रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो यू कैन कैच द बस, तो क्या तुम बस पकड़ोगे नहीं ना, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें, नॉट, तो आगे लगा दोगे अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक, तो आप लिख देंगे, है ना, अगर तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम बस नहीं पकड़ पाओगे, है ना, यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक, तो ये भी आपसे बन जाएगा। आप लोग इन्हीं को कीजिएगा, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है यही सही भी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल, इसमें ये कौन सा टेंस है बताइए, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। ही डिड हिज वर्क वेल, वह अपना काम अच्छे से करता है ना, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे, ही डिड नॉट, देखिए अब डिड के नॉट तो आ गया, लेकिन ऐसा हम नहीं लिख सकते कि ही डिड नॉट हिज वर्क वेल, ऐसा हम बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए नॉट जो होता है किसके पहले आता है, मेन वर्ब के हमेशा पहले आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो डिड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हमें एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट चाहिए और एक मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये डू हमारा किसका काम करेगा, मेन वर्ब का, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, तो आर सेलिंग है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दे हैव, सेल की वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप खुद फॉर्म जितनी भी होती हैं उतने आप लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सेल सोल्ड होता है ना, तो दे इसका क्या हो जाएगा, दे हैव, परफेक्ट टेंस के साथ क्या हैज या हैव लगता है ना, हैज या हैव के साथ V3, हैज हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ना होता है प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे आर सेलिंग देयर हाउस का दे प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ हैव आएगा ना, दे हैव, सेलिंग का क्या होता है, सेल सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ठीक, ये आपसे बन जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। सीमा जो है मेरी बहन है, वो कहाँ बैठी है, लास्ट बेंच में। इसको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु करना है ना। तो मैंने कुछ बच्चों को तो बताया है लेकिन कुछ को नहीं बताया, आपको बता देते हैं अभी कि मतलब कंबाइन द सेंटेंस से रिलेटिव क्लॉज होते हैं, इनको हम कैसे ऐड करते हैं ना, कैसे जोड़ते हैं सेंटेंसेस में। तो देखिए ये जो हु है, यहाँ पे सीमा इज माई सिस्टर, सीमा क्या है, मेरी बहन है। सी सिटिंग ऑन इन एट द लास्ट बेंच। तो यहाँ पे जो हमारा, हम सेकंड स्टेटमेंट में देखेंगे, सी सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इसमें कौन सा ऐसा प्रोनाउन है, कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो इस नाउन, इधर नाउन के लिए आया है। तो कौन सा, सीमा इज माई सिस्टर, सीमा मेरी बहन है। सी इज सिटिंग एट द लास्ट में, सी किसके लिए आया है, प्रोनाउन है ना एक। सी किसके लिए आया है बताइए, सी आया है सीमा के लिए ना। तो यहाँ पे हम सीधे जाएंगे, इसको लेके कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, है ना। ऐसे ये इज लिखा था यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो सीमा आप क्या लिख देंगे, थोड़ा मोटा पेन है ये, यहाँ पे आया है ना सीमा। अब यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ के लिए आया है ना सीमा के लिए सी, ये तो हु लगाएंगे। सीमा हु इज माई सिस्टर, कैसे लिखेंगे आप लिख देंगे सीमा हु इज माई, सीमा हु इज माई सिस्टर, सीमा हु इज माई सिस्टर, फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और लिख देंगे सिटिंग एट द लास्ट बेंच। इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, है ना। एक मिनट, हाँ, इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, है ना, आप लोग लिख लेंगे। ठीक, सीमा हु इज माई सिस्टर इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, लेंचो कितनी, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इनके क्वेश्चन आंसर हमें देने हैं। तो लेंचो कितनी मनी चाहिए थी, 100 पीसू, है ना। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट डिड द काउ सिक ऑन द पोट, इसका क्या हो जाएगा, डस्ट ऑफ स्नो, है ना। यहाँ पे काव नहीं क्राव होगा, CROW होगा, जिसका मतलब कौवा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डस्ट ऑफ स्नो, है ना। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला, व्हाट इज कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला का ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है कंट्री की, इट्स पीपल, वहाँ के लोग, है ना। वही ना बोले थे भाषण में, विच ऑफ दीज नेम्स एन गिव टू हर डायरी, है ना। विच ऑफ दीज नेम्स, मतलब एन की जो डायरी थी उसका क्या नाम था, किटी रखाई थी ना एन ने अपनी डायरी का नाम। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वे पैगी वाज क्रूअल टू वांडा, पैगी किस तरीके से क्रूअल, है ना, घृणा करती थी वांडा से। तो सी मेड फन, मतलब कठोरता से पेश आती थी, ऐसा भी बोल सकते हैं। सी मेड फन हर ऑफ हर, है ना, उसका मजाक उड़ाती थी। तो इसी तरीके से ना आती थी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर, अगला क्वेश्चन है कुर्ग क्यों फेमस था, तो कॉफी के लिए, है ना। कुर्ग क्यों फेमस था, कॉफी के लिए। फिर वेयर डिड सिद्धार्थ वाव टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटमेंट कम, टू कम अंडर पीपल ट्री, इसका क्या आंसर हो जाएगा, अंडर पीपल ट्री। ठीक, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन ऑफ द इंटायर वैली, ये किस क्वेश्चन से लिया गया है, द लास्ट लेसन नहीं, सॉरी, ये लिया गया है, ये गॉड वाला, इसका नाम है आ लेटर टू गॉड। हाँ,
अ लेटर टू गॉड, इस लेसन से, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हाँ, वेयर वाज लेंचो, हाउ सिचुएट, लेंचो कहाँ सिचुएटेड है, तो क्या लिखोगे आप लोग, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, है ना, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। फिर फाइंड आउट वर्ड फ्रॉम द एबव पैसेज विच इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली, क्लोजली का सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो मेरे हिसाब से होगा वो इंटीमेटली होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से परिचित था, है ना, क्या कह सकते हैं, क्लोजली, बहुत अच्छी तरीके से परिचित था किसके, अपने फील्ड्स के बारे में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटीमेटली, है ना। एक मिनट, हाँ, फिर अगला है, इसको आप लोग एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से इंटीमेटली, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोएम, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, ये कौन सा नंबर का है, बी है ना, 10 का बी। फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये फायर एंड आइस से ली गई है ना, फायर एंड आइस से, ये जो है, बट इफ इट हैड फेरिश ट्विस्ट आई थिंक आई नो इनफ हिट, है ना। देखिए कहाँ से ली गई है, एक मिनट, हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस, हाँ, इसका मतलब, पेरिस का मतलब क्या हो जाएगा, इस जो पोएम में है, डाई पेरिस, कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो कि आप लोग याद कर लीजिए। पेरिस का मतलब हो जाएगा डाई, अगर आपसे क्या पूछता, अगर आपसे हाई आइस का मतलब पूछता तो क्या आप क्या लिखते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हर बार आता है एग्जाम में, इसका आप लिख दोगे हेट्रेट, मतलब घृणा, है ना, हेट्रेट, ठीक। अगर मान लीजिए क्या आता है, फायर का मतलब, फायर का मतलब पूछता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, फायर का आप लोग इसको अभी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोट्स में, फायर का मतलब होता है डिजायर, मतलब इच्छा, ठीक, एक मिनट, डिजायर, या फिर क्या होता है, पैसन, है ना, या फिर क्या होता है, पैसन। डिजायर का मतलब यहाँ कैसे, जैसे कि लव या फिर पावर, किसकी डिजायर या इच्छा, लव की हो गई, प्यार की, या फिर पावर की, लो भी ये लिखा हुआ है ना ये। तो पेरिस का मतलब डाई, आप लोग याद रखिएगा, आइस का मतलब हेट्रेड, घृणा, फायर का मतलब डिजायर या फिर पैसन, डिजायर में जैसे लव या पावर हो गई, है ना। अब देखिए, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पैसेज, इसको पोएम को किसने लिखा है, ये डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी तो कंप्लीट हो चुके हैं जितने ऑब्जेक्टिव थे, तो बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।